सरकार देश के संसाधनों की मालिक नहीं होती है, वो एक ट्रस्टी होती है। उसका काम प्राइवेट कंपनियों के लिए देश के संसाधनों की दलाली करना नहीं होता है। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आज शक्ति बिल लोकसभा में पेश होने के बाद संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखी। ये एक ऐसा बिल है दोस्तों जिसको लेकर विपक्ष बार बार सरकार से कह रहा है कि आखिर ऐसी भी क्या जल्दबाजी कि आज ही आपको बिल पेश किया आपने और आज ही आपको बिल पास करवाना है। क्यों इसको जेपीसी में या फिर सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जा रहा? एक ऐसा बिल जो बेहद ही ज़्यादा सेंसिटिव है, एक ऐसा बिल जिसमें बहुत से प्रावधान हैं जो हर लिहाज से इस देश के लोगों के बारे में उन तक पहुंचाया भी जाना चाहिए। उस बिल पर आखिर सरकार किसको बचाना चाहती है कि इतनी जल्दबाजी कर रही है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ। शक्ति बिल आज पेश किया गया संसद में। शॉर्ट फॉर्म इसका शक्ति है। वैसे इस बिल का नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली अगर और आसान भाषा में बताऊं तो नागरिक परमाणु क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए वो खोल दिया जाएगा, राइट? ना केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा बल्कि विदेशी निवेश भी आ सकता है, विदेशी कंपनियां भी इसमें काम कर सकती हैं। तो इसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता अलग अलग मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं कि इतना सेंसिटिव इशू है। 1% अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, और आपको पता है दोस्तों कि परमाणु एक्सीडेंट्स हुए हैं दुनिया में और कितने भीषण हुए हैं, तो इसमें उन कंपनियों की क्या जवाबदेही बनती है? एक्चुअली में सरकार उन कंपनियों को न केवल पैसा कमाने की खुली छूट दे रही है बल्कि देश के लोगों को एक बहुत बड़े खतरे में धकेल रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सरकार देश के संसाधनों का दोहन कर रही है। ये आरोप लगाए पप्पू यादव ने। सुनिए पप्पू यादव का ये छोटा लेकिन धुआंधार भाषण। धन्यवाद। मेरा सीधा सरकार से है, सरकार संसाधनों के मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी होते हैं। इस बात का ख्याल रखिए। और लोकतंत्र में सरकार ट्रस्टी होता है, दलाल नहीं हो सकता। मैं बराबर कहता हूँ और हमेशा ये शब्द हमारा रहता है कि सरकार जो इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है या टेंडरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है। ये अमेरिका और यूरोप आप कहीं जाइए तो सरकार किस चीज़ को बढ़ावा देती है, इसको पहले आपको समझना चाहिए। योग्यता नहीं, पहुंच देखती है यहाँ की सरकार। अनुभव नहीं, सत्ता से नज़दीकी देखी जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मैं इसीलिए यह बात कह रहा हूँ कि बार बार यह सवाल उठता है कि संसाधनों का असली मालिक भारत का हर नागरिक है, कोई कॉरपोरेट नहीं हो सकता। वही कंपनी, वही समूह, वही चेहरे। इन संसाधनों पर नियंत्रण तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक प्रश्न भी सवाल है। मैं सरकार से मेरे सीधे सवाल है, क्या सभी टेंडर में समान प्रतिस्पर्धा हुई है? क्या एमएसएमई, स्टार्टअप और क्षेत्रीय कंपनी को मौका मिला है? क्या हर सेक्टर में वही कंपनियां सबसे योग्य थी? इस टेंडरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़े लाभार्थी वही दो कॉरपोरेट समूह क्यों दिखते हैं? प्रतिस्पर्धा नहीं, पूर्व निर्धारित विजेता तय क्यों हो जाता है सरकार के द्वारा? और अनुभव नहीं, सत्ता से जो नज़दीकी वही क्यों बन जाता है? अगर हर नीति का लाभ कुछ इन्हें गिने लोगों तक सीमित रह जाए तो देश में पूंजीवाद नहीं, कॉरपोरेट साम्राज्यवाद को पैदा करेगा। मैं हमेशा से एक बात पर्यवेक्षक हूँ, क्या बिना भरोसेमंद बिजली के डेटा सेंटर संभव है? एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि जनाब, अमेरिका की कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एसएमआर बनाम अन विकास संक्षिप्त तुलना, कोयला, उच्च प्रदूषण, कार्बन दायित्व, लॉजिस्टिक निर्भरता, सौर ऊर्जा, स्वच्छ लेकिन अनियमितता, भूमि गहन, एसएमआर 24/7 बेस लोड, कर्म भूमि, कम कार्बन, औद्योगिक और डिजिटल विकास के लिए उपयुक्त। भारत के पास विश्व का लगभग 25% थ्योरियम भंडार है। भारत की 3 चरणीय परमाणु नीति, यूरेनियम आधारित रिएक्टर, प्लूटोनियम आधारित रिएक्टर, थ्योरियम आधारित रिएक्टर, एसएमआर में ईंधन रिफ्यूलिंग अंतराल 5 to 10 वर्ष × 7। वैश्विक संदर्भ, अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस ने एसएमआर को राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति में शामिल किया।
यूरोपीय संघ ने परमाणु ऊर्जा को ग्रीन टैक्सोनॉमी मान्यता दी। अमेरिका में एसएमआर को डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की नीति बनाई। मैं चाहता हूं कि बिहार एवं पूर्णिया के लिए सीमित भूमि उच्च संभावित मांग 4-6 एसएमआर यूनिट पुल 1.5 GW औद्योगिक क्लस्टर को अस्थिर बिजली डेटा सेंटर हब की स्थापना, स्थानीय रोजगार और निवेश। इसमें एसएमआर को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में बेस लोड पावर के रूप में मान्यता आप में नहीं है। बिहार को एसएमआर पायलट राज्य के रूप में प्राथमिकता और पूर्णिया को एसएमआर आधारित औद्योगिक एवं डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना। बार बार मैं इस बात पर बल देता हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, कोई भी विपक्ष आपके विरोधी नहीं। डेटा तकनीकी और दूरदृष्टि से बनती है। एसएमआर कोई विकल्प नहीं है, औद्योगिक और डिजिटल भारत की अनिवार्यता है। इसीलिए इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था और इसी बात पर कि अनियमितता ऊर्जा स्रोत से उच्च स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संभव नहीं है, जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर क्षमता 50-300 MT प्रति यूनिट 7, न्यूक्लियर पावर के कैपेसिटी फैक्टर 90% से अधिक 8। इसके लिए एसएमआर हेतु भूमि आवश्यकता सोलर की तुलना में लगभग 1.10 या उससे कम 9, परिचालन जीवन 60-80 वर्ष 8, कार्बन उत्सर्जन परमाणु ऊर्जा 12G CO2 NKWH, कोयला लगभग 820G CO2 KWH 01। ये मैं लास्ट कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पूर्णिया को एक औद्योगिक हब बनाया जाए, डेटा सेंटर, परमाणु ईंधन को लेकर भ्रम न फैलाया जाए। मैं लास्ट कर रहा हूँ जी, लास्ट कर रहा हूँ। मेरा आपको है कि ऊर्जा सुरक्षा डर से नहीं दृष्टि से चलता है, आप डर से मत चलाइए। मैं लास्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट उमास भाई पटेल लास्ट 1 मिनट। चिंता जो है सुरक्षा मानकों की पारदर्शिता, दुर्घटना प्लीज कंक्लूड सर, स्थानीय जनता की समिति, निजी क्षेत्र की भूमिका। थैंक यू सर एक माइक और ये सबसे इम्पोर्टेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शांति विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने भी लोकसभा में अपनी बात रखी और मजबूती से अपनी बात रखते हुए, इन्होंने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखी और इन्होंने बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हुए कहा कि कुछ तो सेक्टर्स आप सरकारी छोड़ दीजिए, आपको सारे सेक्टर्स में क्यों प्राइवेट प्लेयर्स चाहिए। और ये अमूमन देखा गया है कि जब जो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाता है, उसमें SC ST OBCs की जो संख्या है और कम हो जाती है। पहले ही सेक्टर में संख्या कम है, तब तो और कम हो जाएगी और हमारी डिमांड है कि इसको JPC में भेजा जाए। अमूमन मैं सभी विपक्ष के नेताओं को आज सुन रहे थे दोस्तों, चाहे मनीष तिवारी हो कांग्रेस की तरफ से, चाहे सुप्रिया सूले हो शरद पवार की पार्टी की तरफ से, या फिर विपक्ष के नेताओं, बाकी नेताओं की तरफ से, निर्दलीय सांसदों की तरफ से, बहुत से लोगों ने ये बात बोली कि इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत सेंसिटिव मामला है, इसमें आप इसको आप JPC में भेज दीजिए या सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। अब सरकार ये करती है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या सरकार वाकई में आज ही बहस करके आज ही लोकसभा में आधी रात को इस पर वोट करवा लेगी? इसको खैर देखे, इस पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में क्या कहा। थैंक यू श्री चंद्रशेखर, ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद सभापति जी। नाभिकीय ऊर्जा कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, यह सीधे सीधे जन सुरक्षा, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा विषय है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देना गंभीर चिंता का विषय। सरकार कहती है कि निजीकरण से दक्षता आएगी, लेकिन मेरा प्रश्न है, यदि दुर्घटना होगी तो जवाबदेह कौन होगा और पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? यह विधेयक कॉरपोरेट को सुरक्षा और जनता को असुरक्षा देता है। सरकार कहती है कि नियामक बोर्ड में वैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन खंड 7 से और 20 देखे, नियुक्तियां सरकार करेगी, शक्तियां सरकार तय करेगी, हटाने के अधिकार भी सरकार के पास होगा। तो मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा नियामक वास्तव में स्वतंत्र होगा? नियामक संस्था को वैधानिक दर्जा देना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि वह सरकार और निजी कंपनियों से स्वतंत्र होगी। सभापति जी, हम SC ST के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ हैं। पिछले जितने सेक्टर प्राइवेट हुए हैं, उनसे SC ST OBC के कर्मचारियों को चुन चुन कर निकाल दिया प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने। तो जब ये प्राइवेट हो जाएगा, निजी क्षेत्रों में चला जाएगा, SC ST OBC कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा होगी, इस बात की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। खंड 3
7 और 9 के माध्यम से नाभ के क्षेत्रों में निजी कंपनियों को लाइसेंस और सुरक्षा प्राधिकार देकर प्रवेश का रास्ता खोला गया है। लेकिन मेरा प्रश्न, क्या मुनाफे पर चलने वाली कंपनियां सुरक्षा को सर्वोपरि रखेंगी? महोदय, परमाणु दुर्घटना की कीमत कंपनी देश की जनता को चुकानी पड़ती है। खंड 11 से 15 स्पष्ट करते हैं कि नाभ के दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही को सीमित और नियंत्रित कर दिया गया है। यह विधेयक 2010 के नागरिक नाभ के दायित्व कानून की मूल भावनाओं को कमजोर करता है। खंड 12 और 13 में प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद जैसे वाहनों के तहत देयता से छूट और सीमा तय की गई है। खंड 14 सरकार की देयता को भी सीमित करता है। नाभ के दुर्घटना का प्रभाव सालों तक नहीं बल्कि पीढ़ियों तक रहता है, लेकिन यह विधेयक पीड़ितों के अधिकारों पर कानूनी कैप लगा देता है। महोदय, खंड 15 के अंतर्गत निजी संचालकों के लिए बीमा अनिवार्य, लेकिन सरकारी नाभ के प्रतिष्ठानों को इससे छूट दी गई। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या सरकारी संयंत्रों में दुर्घटना नहीं हो सकती है? खंड 5 और 25 के तहत यूरेनियम, थोरियम अन्वेषण और संवेदनशील गतिविधियों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया है, लेकिन विस्थापन, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी कचरे पर स्थानीय जनता की सहमति और पारदर्शी जन सुनवाई का कोई मजबूत प्रावधान नहीं है। अंत में सभापति जी, हम विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन जन सुरक्षा कीमत पर विकास स्वीकार्य नहीं। इसलिए मेरी मांग है कि इसको जेपीसी में भेजा जाए। धन्यवाद।